नमस्कार। सांख्य दर्शन पर हमारी इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज की हमारी 12वीं कड़ी में हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो वास्तविकता है, ये एक है या दो? सांख्य दर्शन कहता है कि असलियत के दो पहलू हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम सांख्य दर्शन के उस मूल विचार को समझने वाले हैं जो इसे बाकी दर्शनों से अलग करता है, और वो है प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद। देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना फलसफा नहीं है, बल्कि ये चेतना और पदार्थ के उस रिश्ते पर सवाल उठाता है जिसे हम आज भी समझने में लगे हुए हैं। आखिर देखने वाला कौन है और जो देखा जा रहा है वो क्या है? सांख्य दर्शन अपनी बात दो बुनियादी सच्चाइयों से शुरू करता है। एक तरफ है प्रकृति। ये वो आदि पदार्थ है जो खुद में अचेतन है, जिसमें लगातार बदलाव होता रहता है और जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। और दूसरी तरफ है पुरुष। ये है शुद्ध चेतना, जो सिर्फ एक गवाह है, एक साक्षी। ये कोई काम नहीं करता और प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। यही वो दो ध्रुव हैं जिनके बीच ये पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तो आज हम इन्हीं दो वास्तविकताओं को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले इनके बीच का मौलिक अंतर जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि पुरुष के होने के क्या सबूत है। उसके बाद इनके हैरान करने वाले मेल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्रकृति कैसे विकसित होती है, और आखिर में जानेंगे कि इस सब का अंतिम लक्ष्य यानी कैवल्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। प्रकृति और पुरुष में आखिर फर्क क्या है? सांख्य के ग्रंथ इन दोनों के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींचते हैं। इसकी शुरुआत होती है सांख्य कारिका के 3 श्लोक से। ये श्लोक पुरुष को कारण और कार्य की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देता है। जरा ध्यान से सुनिए। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृतिः पुरुषः। तो इस श्लोक का सार क्या है? ये कहता है कि सबसे ऊपर है मूल प्रकृति, जो हर चीज का कारण है पर खुद किसी का नतीजा नहीं। उससे 7 तत्व निकलते हैं जो कारण भी हैं और नतीजा भी। फिर 16 तत्व आते हैं जो सिर्फ नतीजा है, और इस पूरे लेन देन से, इस पूरी व्यवस्था से बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अछूता है पुरुष। यही सबसे बड़ा विचार है यहाँ पर। पुरुष न तो किसी चीज को बनाता है और न ही वो किसी चीज से बना है, वो बस है। अब आते हैं कारिका 11 पर, जो इन दोनों सच्चाइयों की सबसे साफ परिभाषाओं में से एक है। ये कहती है, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा चपुमान। ये श्लोक असल में प्रकृति और पुरुष के गुणों की एक सीधी तुलना है। ये स्लाइड एक तरह से सांख्य दर्शन का दिल है। देखिए, एक तरफ प्रकृति है जिसमें गुण है, जो अचेतन है और जो चीजें पैदा करती है, और दूसरी तरफ है पुरुष, जो इन सब से ठीक उल्टा है। वो गुणों से परे है, चेतन है और कुछ भी पैदा नहीं करता। सीधी सी बात है, हर वो चीज जिसे हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं वो प्रकृति है, और जो उसे देख, सुन या महसूस कर रहा है वो पुरुष है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर पुरुष इतना अलग थलग है तो हम कैसे मान लें कि वो सच में मौजूद है? सांख्य कारिका सिर्फ पुरुष की परिभाषा नहीं देती, बल्कि उसके होने के मजबूत तार्किक सबूत भी देती है। चलिए इन तर्कों को देखते हैं। कारिका 17 पुरुष के अस्तित्व के लिए 5 तर्क एक साथ देती है। श्लोक है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये एक बहुत ही गहरा श्लोक है जिसमें 5 अलग अलग दलीलें छिपी हैं। चलिए इन 5 सबूतों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला, संघातर पर अर्थत्वात्। इसका मतलब है कि जो भी चीजें कई हिस्सों से मिलकर बनी हैं वो अपने लिए नहीं होती। जैसे एक बिस्तर खुद के लिए नहीं, सोने वाले के लिए होता है, वैसे ही हमारा शरीर और मन भी किसी और के अनुभव के लिए है। वो कोई और ही पुरुष है। दूसरा, त्रिगुणादि विपर्ययात्। अगर प्रकृति में सुख, दुख जैसे गुण हैं, तो तर्क ये कहता है कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो इन गुणों से परे हो, जो बस इन्हें देखे। तीसरा, अधिष्ठानात्। अनुभव को संभालने के लिए, उसे दिशा देने के लिए एक चेतन शक्ति होनी चाहिए, जैसे रथ को चलाने के लिए सारथी। चौथा, भोक्तृभावात्। अगर अनुभव हो रहा है तो कोई तो होगा जो उसे भोग रहा है, वो भोक्ता ही पुरुष है। और पांचवा, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। हम सब दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं,
ये जो मुक्ति की चाह है, यही इस बात का सबूत है कि कोई है जो मुक्त हो सकता है। ये सारे तर्क एक ही तरफ इशारा करते हैं, पुरुष है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि पुरुष है, लेकिन अगला सवाल है, क्या वो एक है या बहुत सारे? कारिका 18 इसका जवाब देती है। जननम मरण करणानां प्रतिनियमाद युगपद वृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव। ये कारिका कहती है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक होने चाहिए। क्यों? सोच कर देखिए, हर किसी का जन्म और मृत्यु अलग अलग समय पर होता है। हर किसी के पास अपनी अलग इंद्रियां हैं। जब एक इंसान कोई काम करता है तो पूरी दुनिया एक साथ वो काम नहीं करती। इससे ये साफ है कि हर जीव के अनुभव का केंद्र अलग है। इसलिए सांख्य का निष्कर्ष है कि पुरुष बहुत सारे हैं और एक ही प्रकृति इन अनगिनत साक्षियों की सेवा कर रही है। एक बार जब ये साबित हो जाता है कि पुरुष है और वो प्रकृति से बिल्कुल अलग है, तो उसका स्वभाव भी साफ हो जाता है। कारिका 19 इसी स्वभाव के बारे में बताती है। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। तो इस श्लोक के हिसाब से पुरुष का स्वभाव क्या है? वो साक्षी है, अकेला है, तटस्थ है, सिर्फ देखता है और कुछ करता नहीं। अब ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है, क्योंकि ये हमारे मैं के एहसास को पूरी तरह से बदल देती है। हम अक्सर सोचते हैं मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सांख्य कहता है नहीं, चेतना यानी जो असल में हम हैं वो कुछ नहीं करती, वो बस देखती है। सारा करना, सारा एक्शन प्रकृति का खेल है। और यहीं पर सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से इतने अलग हैं, बिल्कुल उल्टे हैं, तो फिर ये आपस में मिलते कैसे हैं? अगर चेतना कुछ करती नहीं और प्रकृति कुछ जानती नहीं, तो ये दुनिया चल कैसे रही है? कारिका 20 उस भ्रम का जवाब देती है जो हमारे दुनियावी तजुर्बे की जड़ में है। ये कहती है, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावधिम लिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भव्यत उदासीन। ये श्लोक हमें जैसे या मानो के सिद्धांत तक ले जाता है। इसे इव का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब है जैसे कि या मानो। श्लोक कहता है कि जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो अचेतन मन और बुद्धि भी चेतन की तरह काम करने लगते हैं, और दूसरी तरफ जब पुरुष प्रकृति के कामों को देखता है तो वो खुद भी कर्ता की तरह महसूस होने लगता है। हकीकत में कोई बदलता नहीं है, बस एक दूसरे के पास होने की वजह से एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो फिर इस मेल का मकसद क्या है? कारिका 21 एक बहुत ही मशहूर मिसाल देकर इस संयोग के उद्देश्य और काम को समझाती है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबन्धुदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। इसे एक लंगड़े और एक अंधे आदमी की कहानी से समझा जा सकता है। प्रकृति उस अंधे आदमी की तरह है जो चल फिर सकती है, काम कर सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। और पुरुष उस लंगड़े आदमी की तरह है जो देख सकता है, उसे रास्ता पता है, लेकिन वो खुद चल नहीं सकता। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, यानी लंगड़ा आदमी अंधे के कंधे पर बैठ जाता है, तभी मंजिल तक का सफ़र मुमकिन होता है। यही जीवन की यात्रा है, अनुभव के लिए और आखिरकार उस अनुभव से आज़ादी के लिए। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, जो ये दिखाता है कि प्रकृति कैसे विकसित होती है। ये पूरी प्रक्रिया पुरुष के न बदलने वाले स्वभाव को और भी ज्यादा साफ कर देती है। कारिका 22 प्रकृति से इस ब्रह्मांड के बनने का पूरा क्रम बताती है। ये कहती हैं, प्रकृतेर महंतोऽहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इस विकास क्रम को एक पेड़ की तरह सोचिए। जड़ है प्रकृति, उससे पहला अंकुर फूटता है बुद्धि का। बुद्धि से मैं का भाव यानी अहंकार पैदा होता है। फिर अहंकार से 16 चीजों का समूह निकलता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 सूक्ष्म तत्व। और आखिर में इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बनते हैं। ये पूरा फैलाव दिखाता है कि प्रकृति कितनी गतिशील है, जबकि पुरुष इन सारे बदलावों का बस एक ठहरा हुआ शांत गवाह बना रहता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे मुश्किल दर्शन को समझने का फायदा क्या है? इसका जवाब इसके अंतिम लक्ष्य यानी कैवल्य में छिपा है।
सांख्य के अनुसार हमारे सारे दुखों और बंधन की जड़ सिर्फ एक है, प्रकृति और पुरुष के फर्क को न समझ पाना। हम भ्रम में पुरुष को कर्ता मान लेते हैं और प्रकृति को चेतन। मुक्ति या कैवल्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं जाकर हासिल करना है। ये तो बस उस फर्क को साफ साफ जान लेना है जो हमेशा से था। बंधन एक भ्रम है और मुक्ति उस भ्रम का टूटना है। तो जाते जाते एक सवाल पर विचार करते हैं जो सांख्य दर्शन की आत्मा है। अगर चेतना यानी पुरुष हमेशा से आजाद, अलग और अकर्ता है, तो फिर ये जो बंधन है, इसका अनुभव असल में कर कौन रहा है? हमारे साथ सांख्य दर्शन की इस यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।